हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवांस फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है स्टार इफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। अब आप कहोगे हिस्ट्री कौन सी? अरे वही हिस्ट्री जो स्टार इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए यूजफुल थी। तो हिस्ट्री या एक तरह से हम डिस्कवरी की बात करेंगे। डिस्कवरी की, कैसे स्टार इफेक्ट डिस्कवर हुआ, क्या क्या फिजिक्स उस टाइम डेवलप हो रही थी या कैसे कैसे रिसर्च उस टाइम चल रहे थे जिससे स्टार इफेक्ट डिस्कवर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जिसकी हेल्प से स्टार्क ने एक फिनोमिना स्टार इफेक्ट को डिस्कवर किया। तो उस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के जो फैक्ट थे हम उसको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टार इफेक्ट आप क्या लिखोगे एग्जाम में, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड के बाद फिर हम फोर्थ हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ स्टार इफेक्ट। अब मेन फीचर में क्या है कि स्टार इफेक्ट का जो ये एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से ये फिनोमिना स्टार इफेक्ट डिस्कवर हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में रिसर्च के पर्पज से बहुत सारे चेंज किए गए। उस चेंज को करने के बाद नए नए स्टार इफेक्ट के फीचर भी हमें पता चले। उन फीचर को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो मेन इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फिजिक्स की हेल्प से। और नेक्स्ट फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर, वो होगा थ्योरी। तो थ्योरी में हम बात करेंगे बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से हम स्टार इफेक्ट की ये जो फीचर हमने पढ़े हैं, जो नंबर 4 में हम जो फीचर पढ़ेंगे उनको हम क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड नंबर 6 में हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल किसका लेंगे? एच अल्फा लाइन में, एच अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन की में स्टार इफेक्ट कैसे जनरेट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल को लेके। ये एग्जाम्पल इसलिए भी यूजफुल रहेगा ताकि हम इस थ्योरी को, जो हम स्टार इफेक्ट को समझने के लिए फिजिक्स में जो थ्योरी बना रहे हैं उसको और बेटर वे में समझने के लिए ये एग्जाम्पल आपकी काफी हेल्प करेगा। तो एग्जाम्पल में हम मेनली क्या करेंगे, एच अल्फा लाइन में स्टार इफेक्ट कैसे जनरेट होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो जिनको ये सब टॉपिक समझने हो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टार इफेक्ट के बारे में। तो स्टार इफेक्ट डिस्कवर हुआ था 1913 में, और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था जोहानेस स्टार्क। इनके नाम पे ही इस फिनोमिना का नाम स्टार इफेक्ट पड़ा। जोहानिस स्टार्क का ये जो डिस्कवरी थी उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट या एक और डिस्कवरी का हाथ था जिसे हम कहते हैं जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट डिस्कवर हुआ था 1896 में, और वो इफेक्ट कैसे डिस्कवर हुआ था उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब एक लाइट सोर्स, कैसा लाइट सोर्स गिविंग लाइन स्पेक्ट्रम, मीन्स हमें ऐसा ही लाइट सोर्स लेना है जो लाइन स्पेक्ट्रम दे। ये जो रॉड है ये वो लाइट सोर्स है जो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, और ये बार मैग्नेट है जिनकी हेल्प से मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा हूं। तो जब किसी ऐसे लाइट सोर्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो होता क्या था कि एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जा रही थी। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जा रही थी। तो
इस टाइप की स्प्लिटिंग को जीमान इफेक्ट कहा गया और ये डिस्कवर हो चुका था 1896 में। तो जोहानिस स्टार्क ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक अपना नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसे हम स्टार्क इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट में हुई थी, उसमें क्या किया था हमने, सेम लाइट सोर्स कैसा, जो लाइन स्पेक्ट्रम देता हो, उसको हमने किसमें रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और यहां हमने लगा दी हाई टेंशन बैटरी। क्लियर हो गई बात। तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह हेल्प से बना दिया, दो पैरेलल प्लेट की हेल्प से, एक प्लेट प्लस चार्ज वाली है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज वाली है, और हमने सेम लाइट सोर्स, मींस ये भी लाइट सोर्स कैसा है, सेम है, जो लाइन स्पेक्ट्रम देता हो, उसको हमने किसमें रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सिंबल से दिखा रहा हूं, मींस इस सिंबल से हमने क्या दिखाया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक्सपेरिमेंट सेम था, जैसा जीमान का था वैसा ही स्टार्क का था, पर जीमान इफेक्ट की डिस्कवरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुई और स्टार्क इफेक्ट की डिस्कवरी कैसे हुई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस सिंबल से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कैपिटल ई से मैं दिखाऊंगा एनर्जी ऑफ एटम, एनर्जी ऑफ एटम को, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग सिंबल देने के लिए इस टाइप का ही बनाया। ठीक है, एनर्जी ऑफ एटम। तो यहां पे भी क्या होगा कि जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी वो नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं बताऊं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी थी, 10 की पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रखी गई थी। तो यहां पे भी क्या मिला हमें, सिंगल स्पेक्ट्रल line is splitted into number of components और इस इफेक्ट को ही मीन्स इफेक्ट ऑन अ स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। समझ गए ना, स्टार्क इफेक्ट क्या है, in presence of electric field single spectral line is splitted into number of component is called stark effect। तो आप समझ गए होंगे स्टार्क इफेक्ट की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री यही है कि जोहानिस स्टार्क ने जीमान इफेक्ट के ही एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया और स्पेक्ट्रल लाइन को इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जगह इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा गया, तब भी हमें एक सिंगल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिटेड मिली और इस इफेक्ट को ही हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टार्क इफेक्ट के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री जीमान इफेक्ट ही क्रिएट करता है। तो इस तरह से स्टार्क इफेक्ट डिस्कवर हुआ था, उसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम कुछ ऐसा होगा, तो आप लोग बनाना चाहो तो बना लो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टार्क इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बन जाता है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जो जीमान इफेक्ट था, इसको क्लासिकल थ्योरी या हम इस एक तरह से कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर जाती है कि जीमान इफेक्ट कैसे अराइज हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से मिल जाता था। मीन्स क्लासिकल फिजिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन। क्लियर हो गया। बट जब हमने किसकी हेल्प से ये स्टार्क इफेक्ट को भी, जब हमने स्टार्क इफेक्ट को भी क्लासिकल फिजिक्स को अप्लाई करके जब हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन। मीन्स क्लासिकल फिजिक्स स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। बट
क्लासिकल फिजिक्स तो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाती थी, दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही तरह के थे, बट एक में मैग्नेटिक फील्ड था, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो क्यों क्लासिकल फिजिक्स जीमान इफेक्ट को ही एक्सप्लेन कर पाई, स्टार इफेक्ट को नहीं? तो इसका रीजन खैर बहुत लंबा है, बट हम बात करेंगे कि स्टार इफेक्ट फिर एक्सप्लेन कैसे होगा। ठीक है, तो स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिर क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया, ये क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया। तो क्लासिकल स्टार इफेक्ट क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया। अब क्वांटम मैकेनिक्स उस टाइम इतनी डेवलप थी नहीं जितनी आजकल हम पढ़ते हैं। उस टाइम क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपिंग स्टेज में थी, डेवलपिंग स्टेज में थी उस टाइम। मीन्स अभी क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी जब स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रही थी। मीन्स स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करना पड़ा। तो इट मीन्स क्या हुआ, टू डेवलप इन डेवलपिंग, तो हम कह सकते हैं इन डेवलपिंग द क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इन डेवलपिंग द क्वांटम मैकेनिक्स द स्टार इफेक्ट, ठीक है, द स्टार इफेक्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। या ऐसे भी लिख सकते हैं द स्टार इफेक्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टू डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम। ठीक है, ऐसे सही रहेगा, मिटा देगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्टार इफेक्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in development of quantum mechanics। अब आप समझ गए कि क्यों हमें स्टार इफेक्ट सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इस स्टार इफेक्ट की वजह से ही हम क्वांटम मैकेनिक्स को और भी ज्यादा डेवलप कर पाए। ठीक है, इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स ने स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन भी किया, डेवलप किया, फिर क्वांटम थ्योरी को और डेवलप किया, और क्वांटम थ्योरी ने फाइनली स्टार इफेक्ट को 1999 में एक्सप्लेन भी कर दिया। मीन्स इसको एक्सप्लेन करने में क्वांटम मैकेनिक्स को इतना टाइम लग गया, लगभग कितना टाइम हो गया, लगभग 5-6 साल। ठीक है, 6 साल लग गए लगभग। अच्छा, तो इस बात के लिए स्टार इफेक्ट को नोबेल प्राइज भी मिला इसी डेट में नोबेल प्राइज भी जोहानिस स्टार जे स्टार को मिला। तो क्योंकि ये फिनोमिना मीन्स जो स्टार इफेक्ट फिनोमिना है उसकी वजह से जोहानिस स्टार को नोबेल प्राइज भी मिला है, इसलिए भी जो स्टार इफेक्ट है वो हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब बात कर लेते हैं उस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की जिसकी हेल्प से स्टार इफेक्ट फिनोमिना की डिस्कवरी हुई। तो जो नोट्स बनाने में यूजफुल लाइंस होती हैं उनको मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है, आप नोट्स बना लेना। तो जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है इस हेडिंग में मैंने लिखा है, इन 1913 जोहानिस स्टार्क डिस्कवर्ड दैट बार्मर लाइंस emitted by hydrogen atom
placed in an electric field of order of 10 की पावर 5 volt per centimeter is split into number of polarized components. This effect is known as Stark effect. अब स्टार्क इफेक्ट में जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसमें स्पेक्ट्रोस्कोप को दो पोजीशन में रखा गया, एक तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो फर्स्ट केस था व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर, मींस स्पेक्ट्रोस्कोप को जब हमने परपेंडिकुलर रखा, व्हेन व्यूड, ये जो साइन दिया है ये परपेंडिकुलर, व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल कंपोनेंट ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन आर प्लेन पोलराइज्ड, सम ऑफ देम वाइब्रेटिंग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो प्लेन पोलराइज्ड स्पेक्ट्रल लाइन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती थी कॉल्ड पाई कंपोनेंट, जैसे कि जीमान इफेक्ट में हमने देखा, एंड रेस्ट अदर कंपोनेंट वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट, जैसा कि हमने उसमें भी देखा था जीमान इफेक्ट में। एंड सेकेंड केस था जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोप को कहाँ लगाया था, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरी कंडीशन व्हेन व्यूड पैरेलल, ये जो साइन है ये पैरेलल का है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी ओनली, ये ओनली लिखा है, ठीक है, वी ओनली फाइंड सिग्मा कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विच आर नाउ अनपोलराइज्ड। ठीक है, तो इसकी एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैंने पढ़ के तो सुना दिया, आप नोट कर लो पॉज करके, अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। तो इतना तो मैंने वैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट अभी हिस्ट्री में ही समझा दिया था कि जब हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया तो क्या हुआ, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जा रही थी। तो क्या करा था हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें हमने ये मैंने हाई टेंशन बैटरी दिखा दी, इस बैटरी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने क्या रख दिया, एक लाइट सोर्स रख दिया। लाइट सोर्स किसका, हाइड्रोजन एटम का लाइट सोर्स, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, इस साइन से। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप दो पोजीशन में सेट कर सकते हैं। एक स्पेक्ट्रोस्कोप मैंने कहाँ लगा दिया, ये बैटरी आप बना लेना, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप हमने पहला स्पेक्ट्रोस्कोप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है। तो बैटरी आप बना लेना। एक हमने स्पेक्ट्रोस्कोप कैसे लगाया, यहाँ पे लगाया, मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोप की जगह हम क्या लगा देते हैं, कैमरा लगा देते हैं। तो एक कैमरा जो स्पेक्ट्रल लाइन का ऑब्जर्वेशन करता था उसको हमने, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये क्या है, व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर मींस ऑब्जर्वेशन हम स्पेक्ट्रोस्कोप फर्स्ट से कर रहे हैं। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई, और सारे के सारे कंपोनेंट कैसे थे, प्लेन पोलराइज्ड। लेकिन उनमें से कुछ कंपोनेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते थे, तो उनको हमने क्या कहा, पाई कंपोनेंट। और जो अदर कंपोनेंट थे वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते थे, उनको हमने क्या कह दिया, सिग्मा कंपोनेंट कह दिया। और सेकंड पोजीशन हमने कहा लगाई, स्पेक्ट्रोस्कोप को यहाँ होल बना दिया, और स्पेक्ट्रोस्कोप को हमने कहा प्लेस किया, इस जगह पे प्लेस किया। ये हमारा सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोप था। इसका ऑब्जर्वेशन कैसा था, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन viewed parallel to electric field, we only find sigma component of spectral light which are now unpolarized। यानी जब हम इस सिचुएशन में प्लेस करते थे स्पेक्ट्रोस्कोप को तो हमें सिर्फ सिग्मा कंपोनेंट देखते थे। अगेन ये सिमेट्री पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस एंगल से स्पेक्ट्रल लाइन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से हम ये जिस एंगल में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे इस एंगल से हमें पाई कंपोनेंट नहीं दिखते थे। इनफैक्ट उस कंडीशन में पाई कंपोनेंट होते थे, लेकिन हम एंगल, जो ऑब्जर्वेशन का जो एंगल था वो ऐसा था जिससे हमें पाई कंपोनेंट नहीं दिखते थे। अब ये पोलराइजेशन का क्या रीजन है, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होती है तो पोलराइजेशन फिनोमेना अकर होता है, या पोलराइजेशन जनरेट हो जाता है स्पेक्ट्रल लाइन में।
तो इसका रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से मिलता है कि ये पोलराइजेशन कैसे आ रहा है। बट इस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स या स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग हो रही है, कैसे एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जा रही है। हमें इसका रीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फाइंड करना है कि कैसे सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका ऑर्डर हम कितना ले रहे हैं, अप्रॉक्स 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्यों स्प्लिटिंग हो जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ ये रीजन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पोलराइजेशन का टॉपिक ऑप्टिक्स का है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, ये रीजन मैं आपको बता देता हूं कि ये पोलराइजेशन क्यों आ रहा है। वेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होती है तो पोलराइजेशन स्पेक्ट्रल लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की लाइनें थी, नोट्स बनाने के लिए ये यूजफुल रहेंगी, आप इनको नोट कर लें। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टार्क इफेक्ट काफी सिंपल है, तो वैसे तो लेंथी डेफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन लिखवाएंगे तो वो होगी, व्हेन अ लाइट सोर्स गिविंग लाइन स्पेक्ट्रम इज when placed in an external electric field, then each spectral line is splitted into number of components this effect electric field on a spectral line. This effect of electric field on a spectral line is called Stark effect. और अगर इसके लिए आप कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लिखना कि एक स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम इस साइन से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। When a light source giving line spectrum is when placed in an external electric field, then each spectral line is splitted into number of components. This effect of electric field on a spectral line is called Stark effect। और एक डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते। तो अब बात करते हैं मेन फीचर ऑफ स्टार्क इफेक्ट के बारे में। तो नोट्स बनाने के लिए मैंने पहले से वो लाइनें लिख दी हैं जो आपके नोट्स बनाने में यूजफुल होंगी। मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको दिख भी जाए और मैं पढ़ दूं तो और कंफर्म हो जाए कि मैंने वही चीज लिखी है। तो फर्स्ट फीचर है स्टार्क इफेक्ट का, द स्टार्क कंपोनेंट ऑफ एच एटम, क्योंकि जो स्टार्क का ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था उसमें हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को ही इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया था। तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से कुछ फीचर मिले
और कुछ फीचर उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जैसे और भी एक्सपेरिमेंट अदर एटम में, जैसे जो स्टार्क ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हाइड्रोजन का लाइट सोर्स लिया था, बट जो अदर एक्सपेरिमेंट हुए जो स्टार्क इफेक्ट के फीचर को बनाने में यूजफुल रहे, तो उन एक्सपेरिमेंट में अदर एटम के लाइट सोर्स का यूज किया गया, जैसे हाइड्रोजन के अलावा हीलियम, सोडियम या कैडमियम, अदर जैसे भी लाइट सोर्स हों, उनका जब यूज करके उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो स्टार्क इफेक्ट के और भी फीचर हमें पता चले। तो एक एक करके हम फीचर्स की बात करेंगे। तो पहले हम उस फीचर की बात करेंगे जो फीचर हमें स्टार्क इफेक्ट के ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से पता चले। तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से हमें ये 3 फीचर पता चले हैं। तो मैं पढ़ूंगा भी और इनको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो फर्स्ट फीचर है द स्टार्क कंपोनेंट ऑफ एच एटम, क्योंकि स्टार्क ने अपना एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम पे परफॉर्म किया था, तो ये लाइन उसी के लिए है कि स्टार्क कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड मार्केडली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम स्मॉल एन से दिखाते हैं। हेंस द कंपोनेंट ऑफ एच अल्फा लाइन इज लेस देन एच बीटा लाइन एंड सिमिलरली द कंपोनेंट ऑफ एच बीटा लाइन इज लेस देन एच गामा लाइन। कहने का मतलब क्या है कि जो एक स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जा रही थी, वो किस पे डिपेंड कर रही थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, एच अल्फा लाइन कब जनरेट होती है? जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे स्पेक्ट्रल लाइन जंप करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एच अल्फा लाइन के एक स्पेक्ट्रल लाइन एच अल्फा लाइन 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई। अब मैं कहूं कि ये कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे स्प्लिटिंग डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल एच अल्फा लाइन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 है, n इक्वल टू 3 है, लेकिन जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इससे ज्यादा होगा उसके कंपोनेंट और ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एच बीटा लाइन कब जनरेट होती है? जब n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में एटम जंप करता है, तो एच बीटा लाइन जनरेट होती है। तो एच बीटा लाइन में एक स्पेक्ट्रल लाइन कितने कंपोनेंट? इससे ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। मींस ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है ये 3 से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर ये 4 कंपोनेंट में, एक एच अल्फा लाइन 4 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, तो एच बीटा लाइन उससे ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट होगी। कहने का बस इतना मतलब है कि जितने भी एच अल्फा लाइन के कंपोनेंट होंगे वो नंबर में एच बीटा लाइन के कंपोनेंट से कम ही होंगे। दूसरे तरीके से समझाता हूं, मैं मिटा दूं इसको। दूसरे तरीके से ये समझो कि जो एच अल्फा लाइन है वो क्या है? एक ट्रांजिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां दिखा दूं, एच अल्फा लाइन क्या होता है? जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे लाइन जंप करती है, तो एच अल्फा लाइन इसके जो कंपोनेंट होंगे, फॉर एग्जांपल इनका नंबर है कैपिटल N से लिखा देते हैं, इसका कैपिटल N1 है। और इसी तरह से एच बीटा लाइन कब जनरेट होती है? जब n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे लाइन जंप करती है। मींस एटम n इक्वल टू 4 स्टेट से n इक्वल टू 2 स्टेट में जंप करता है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, सबको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही देख रहे हैं। तो इसका लेट अस सपोज कि इसके जो कंपोनेंट है, स्प्लिटिंग के कंपोनेंट हैं, ये N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसी एच गामा स्पेक्ट्रल लाइन कब जनरेट होती है? आपको पता है, एच गामा स्पेक्ट्रल लाइन जब n इक्वल टू 5 लेवल से n इक्वल टू 2 लेवल में एटम जंप करता है, तो एच गामा लाइन जनरेट होती है। इसके जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट होंगे, मतलब इस स्पेक्ट्रल लाइन के जो कंपोनेंट होंगे, उसे अगर हम N3 से दिखाएं तो रिलेशन हमें क्या मिलता है कि N3 जो नंबर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद N2 होगा, उसके बाद N1 होगा। मींस एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, स्प्लिटिंग भी इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट हमारा जो फीचर था वो ये बात बता रहा था। समझ गए?
अगले फीचर पे चलते हैं। ठीक है, अगला फीचर है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आप समझो कि जो स्टार्क इफेक्ट परफॉर्म किया गया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इस कंडीशन को कहते हैं नॉट टू स्ट्रॉन्ग यानी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग द लोअर स्टेट मीन्स जिसकी स्प्लिटिंग कम आ रही है, जैसे इन दोनों की स्प्लिटिंग कम है तो इन दोनों स्टेट को हम क्या कहते हैं, लोअर स्टेट। लोअर स्टेट मीन्स जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो उसको हम लोअर स्टेट कहते हैं। तो लोअर स्टेट वाली स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है, एच अल्फा एंड एच बीटा लाइन। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर, द लोअर स्टेट यानी एच अल्फा एच बीटा शोड स्टार्क स्प्लिटिंग प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो स्प्लिटिंग का जो ये गैप है वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड अगर ऐसा होता है तो दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट और लीनियर स्टार्क इफेक्ट। दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट द फील्ड फ्री पोजिशन। समझाता हूं ये क्या है। ये तो समझ गए ना, फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट मेन फीचर है वो तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब समझाते हैं सेकेंड फीचर। ये कहता है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन में जो स्प्लिटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका सेकंड फीचर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तो इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये स्प्लिटिंग का एक तरह से कहूं कि दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो फ्रीक्वेंसी गैप है, डेल्टा न्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मीन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स सो दैट स्टार्क स्प्लिटिंग इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो दो स्पेक्ट्रल लाइन का जो कंपोनेंट्स मिले उनमें दो कंपोनेंट्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का गैप है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दिस इज नोन एज, अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट और लीनियर स्टार्क इफेक्ट। दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट फील्ड फ्री पोजीशन। अब समझो कि फील्ड फ्री पोजीशन क्या है। देखो, कहने का मतलब ये है कि सिमेट्रिकल कहने का मतलब है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, फॉर एग्जांपल मैं मानूं कि एक स्पेक्ट्रल लाइन जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे स्प्लिट होंगी कि कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो सकती है और कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो सकती है। तो इस टाइप की स्प्लिटिंग को हम कहते हैं सिमेट्रिकल स्प्लिटिंग। इज सिमेट्रिकल अबाउट फील्ड फ्री पोजीशन। कहने का मतलब है ये जो पोजीशन है जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी न्यू थी वो फील्ड फ्री पोजीशन है, यानी फील्ड फ्री पोजीशन से कुछ स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा हो सकती है और कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी फील्ड फ्री स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम हो सकती है। मींस जो ये फ्रीक्वेंसी वाली स्पेक्ट्रल लाइन होती है इसी को हम कहते हैं फील्ड फ्री पोजीशन। यानी कुछ स्पेक्ट्रल लाइन इस पोजीशन वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हो सकती है और कुछ स्पेक्ट्रल लाइन इस फ्रीक्वेंसी वाली स्पेक्ट्रल लाइन से कम फ्रीक्वेंसी की पोजीशन में हो सकती है। इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट फील्ड फ्री पोजीशन। आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है, मींस अगर मैं कहूं कि ये सेंटर वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये फील्ड फ्री पोजीशन है तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होंगी, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली होंगी और इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट फील्ड फ्री पोजीशन। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या था, जो मेन जो ओरिजिनल स्टार्क एक्सपेरिमेंट था उसका जो थर्ड फीचर था उसमें था द फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट रेस्ट्रिक्टेड टू एच लाइक एटम। मीन्स इस टाइप का इफेक्ट जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ये सिर्फ ऐसे एटम, एक ऐसे एटम के लाइन स्पेक्ट्रम ही शो करते थे जिनमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था। मीन्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम ही, सिंगल इलेक्ट्रॉन। मीन्स ऐसे एटम ही
इस टाइप का, यानी फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट शो करते थे जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एग्जांपल क्या है, एक तो हाइड्रोजन एटम है, एक हीलियम का आयन है, एक लिथियम का 2 आयन है। मींस ये जो एटम्स है वो लीनियर स्टार्क इफेक्ट शो करते थे। समझ गए? ये तीनों पॉइंट आप नोट करें। जो नेक्स्ट मेन फीचर थे वो भी मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है, लाइनें पढ़ देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। फोर्थ फीचर है व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो, देन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. This is known as second order Stark effect. This kind of splitting shows unidirectional displacement. And fifth feature है other atom. Other atom means which has more than one electron. So the second order Stark effect. एक्चुअल में होता क्या था ना, रिसर्च के बाद और रिसर्च होती थी। जैसे स्टार्क इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम पे परफॉर्म किया गया था। तो हुआ क्या था, उसके बाद उस कंडीशन को थोड़ा थोड़ा चेंज किया। फॉर एग्जांपल कंडीशन चेंज, जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट था कि प्लस प्लेट और माइनस प्लेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लाइट सोर्स को रखा था। अब उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन क्या थी, 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम थी, लेस देन। तो ओरिजिनल कंडीशन ये थी, बट इस पे रिसर्च करने के लिए क्या हुआ कि एक तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया, और दूसरा हमने क्या किया, लाइट सोर्स को चेंज किया। लाइट सोर्स, तो देखो ओरिजिनल कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से लेस इलेक्ट्रिक फील्ड था, और लाइट सोर्स किसका था, H एटम का था। तो इन दोनों ही कंडीशन को जब चेंज किया गया, मींस लाइट सोर्स को H एटम के अलावा और एटम से रिप्लेस किया गया, मींस अदर एटम के लाइट सोर्स का यूज किया गया। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू थी उसको इंक्रीज किया गया, तो क्या मिला, तो उससे नए फीचर डेवलप हुए। तो नेक्स्ट फीचर क्या है, वही फोर्थ, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, मींस अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा रखा। देन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमें मिला क्या कि जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखी थी, कैसे, हाई अमाउंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी थी, तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जा रही है। पर इसमें एक खास बात थी, इसमें खास बात क्या थी कि जो ये स्प्लिटिंग का गैप है, मींस जो दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो फ्रीक्वेंसी गैप है, ये जो फ्रीक्वेंसी गैप था ये प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था। ऐसी कंडीशन शो करता है। मींस इस लाइन का यही मतलब है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस जो दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो फ्रीक्वेंसी गैप है वो प्रोपोर्शनल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के स्क्वायर के। ठीक है, और दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग, सॉरी, दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर। तो इसमें कुछ अलग बात थी, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। एंड दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग शो यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि इसकी जो कंपोनेंट बनते थे, एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में जो स्प्लिट हो जाती थी, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिलेशन था, फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तो जो भी स्पेक्ट्रल लाइन डेवलप होती थी उनकी फ्रीक्वेंसी इस न्यू से ज्यादा ही होती थी, न्यू प्लस डेल्टा न्यू, या इस न्यू से कम ही होती थी, दोनों तरफ नहीं होती थी। जैसे सिमेट्रिक नहीं होता था, मींस या तो सिचुएशन ऐसी होगी कि फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, या तो ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट हमें मिले वो सारे ही कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कुछ कम होगी, कुछ ऐसा रिलेशन हमें मिल रहा था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग शोज यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। एंड फिफ्थ फीचर है अदर एटम विच हैज मोर देन वन इलेक्ट्रॉन।
मीन्स अदर एटम मीन्स हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है। तो यानी अदर एटम में वो सभी एटम आ गए जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अदर एटम सो सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, यानी जो सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट के जो लाइट सोर्स थे वो ऐसे एटम होते थे जो जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे। तो जो मेन फीचर ऑफ स्टार्क इफेक्ट है वो ये 5 है। अगर और भी आप पढ़ सको तो अपनी तरफ से पढ़ लेना। तो फीचर में मैंने ये 5 फीचर लिखवा दिए हैं, आप आराम से नोट कर। तो अब हम स्टार्क इफेक्ट के जो फीचर आ रहे थे या जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे, हम क्या करेंगे, क्वांटम थ्योरी की हेल्प से उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो थ्योरी में हम बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी की हेल्प से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मींस थ्योरी अप्लाई करके ऐसे रिजल्ट लाएंगे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट हम इसलिए भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्वांटम थ्योरी से क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना इजी है, मींस इसकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी है अदर देन सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट की। अच्छा, सेकेंड थिंग क्या है कि स्टार्क इफेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट क्या है, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देता है। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आते हैं वो क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट ही तो है। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था उसमें लाइट सोर्स किसका था, हाइड्रोजन एटम का था। तो मीन्स मुझे फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को अगर एक्सप्लेन करना है क्वांटम थ्योरी से तो मैं एक तरह से ये समझूं कि मैंने हाइड्रोजन एटम को, मीन्स क्या था ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट ही तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है। तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, लाइट सोर्स जो किसका था, हाइड्रोजन एटम का था, उसको हमने किस में प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। तो लाइट सोर्स को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो मैं एक तरह से कह सकता हूं मैंने हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड कैप डायरेक्शन है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसके ऊपर प्लस ई का चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और उस पर माइनस ई का चार्ज होता है। तो आपको पता है अगर मैंने एक एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो अगर मैंने हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये एक तरह से डाइपोल नहीं बना दे रहा है, सेम चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम P से इंडिकेट करते हैं। और जो ये P की वैल्यू होती है वो एक चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज को अगर मैं R से रिप्रेजेंट करूं तो ये R होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी मीन्स अगर मैं कहूं इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या है तो इस डाइपोल की डायरेक्शन, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव। तो आप लिखोगे निगेटिव टू पॉजिटिव, ये होगी डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन नहीं है, प्रोटॉन के पास प्लस ई का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई का चार्ज होता है। मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस रहते हैं हाइड्रोजन एटम के केस में। मीन्स ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने लाइट सोर्स को जो H एटम का है उसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसका मतलब मैं सिंपली ऐसा भी समझ सकता हूं कि मैंने हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन जेड ले रखी है। तो इस हाइड्रोजन एटम का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो P इक्वल टू ई आर वेक्टर ले सकता हूं मैं।
ये पॉजिटिव ले लो निगेटिव ले लो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूं। मींस हमारे हाइड्रोजन एटम का जो डाइपोल मोमेंट है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे, अगर आप लाइनें बनाओगे तो क्या लिखोगे मैं बता देता हूं। तो मींस क्या है, अगर मैंने ऐसी सिचुएशन दिखाई इसका मतलब एटम को मैंने किसके इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। तो इफ वी प्लेस्ड H atom in external electric field, then this is similar to that case when in which an electric dipole is placed in external electric field। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस एटम को अगर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस सिचुएशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, समझ गया ना सिचुएशन क्या है। तो ये सब चीजें मैं मिटा देता हूं। और तो हाइड्रोजन एटम का जो डाइपोल मोमेंट है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, P वेक्टर P इक्वल टू E वेक्टर R से। R इज द रेडियल वेक्टर और ये R का जो R मॉड होगा वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जो ये है डाइपोल मोमेंट ऑफ H। इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ H एटम। कुछ बुक में इसको पॉजिटिव लिया है, कुछ बुक में निगेटिव लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं पॉजिटिव और निगेटिव साइन लेने से कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूं। ठीक है, आप निगेटिव लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है मैं आपको बता दूं, याद दिलाता हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको पॉजिटिव बोल देते हैं, इसको निगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, निगेटिव से पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई। इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मींस एंगल ये हो गया। तो अब मैं बताऊं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसकी जो डाइपोल की एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस P.E। या एक तरह से आप कह सकते हो माइनस का P.E cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हमें सिंपली ये बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने की वजह से एटम की एनर्जी लेवल में करेक्शन करना पड़ता है। समझाता हूं कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, तो उस केस में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, En इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर। या मैं इसको अब जनरली E0n लिखूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन जीरो रखा है, उस केस में
एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब क्यों चेंज हो जाता है उसका रीजन बता रहा हूं। मीन्स उस एनर्जी के चेंज को मैं ई डैश से दिखा दूं। मीन्स एनर्जी में कुछ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक अलग से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, और उस एंगल पे डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में क्रिएट होता है। देखो अगर थीटा की वैल्यू आप रखो, देखो थीटा की वैल्यू अगर मैं कहूं कितनी हो, 0 हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का पी ई हो जाएगी। ठीक है, ई को सिंबल में ऐसे दे रहा हूं। ठीक है, अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस पी ई हो जाएगी। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। मीन्स अगर मैंने एटम को, मीन्स ऐसा एटम जिसकी एनर्जी ओरिजिनली इतनी थी, मीन्स हाइड्रोजन एटम था जिसके पास पहले से एनर्जी है, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि एटम एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और डाइपोल की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाती है। तो वो चेंज कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, एनर्जी करेक्शन से। एनर्जी करेक्शन मीन्स ये एनर्जी करेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस एनर्जी वैल्यू को जो चेंज हो गई जब हमने एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, समझ गए? इतनी बात आप नोट कर लो, मिटा दो। ठीक है, तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं। तो टू कैलकुलेट द करेक्शन इन एनर्जी ऑफ एच एटम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी use time independent perturbation theory। और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी हमको कहती है कि हमें इस एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, यानी चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वही ये एनर्जी करेक्शन होगी। तो ये जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है इसका एक्सप्रेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से, जो पोटेंशियल एनर्जी जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। U इक्वल टू माइनस का P डॉट। ठीक है, वेयर हमें पता है, वेयर E की वैल्यू क्या है, ई आर वेक्टर है, एंड जो E वेक्टर की वैल्यू है वो E जेड कैप है। ठीक है, नोट कर लो। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो H डैश इक्वल टू माइनस का E माइनस का E आर कॉस थीटा। ठीक है, ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन हुआ। ठीक, इसको आप नोट कर लो। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट मैंने इस हेडिंग का नाम इसीलिए दिया क्योंकि मैंने ये जो क्वांटम थ्योरी अप्लाई की है वो हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई की है, और हाइड्रोजन एटम जो स्प्लिटिंग शो करता है वो स्प्लिटिंग किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट की स्प्लिटिंग होती है। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसका नाम फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट क्यों रखा है। ठीक है, इस बात इसको मैं मिटा दूं।
हमें क्या करना है, इस हैमिल्टोनियन, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की हेल्प से हमें करेक्शन इन एनर्जी कैलकुलेट करना है। मींस जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा हो जाएगा, इस टाइप का, वेयर आपको पता है वेयर ई एन नॉट क्या है, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, मीन्स एनर्जी ऑफ एटम इन फील्ड फ्री रीजन। ठीक है, ये जो ई नॉट है और जो ये ई डैश है ये है करेक्शन इन एनर्जी ऑफ एच एटम ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ई एन है ये है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इज द टोटल एनर्जी ऑफ एच एटम। ठीक है, नोट करो। तो हमें ये ई डैश कैलकुलेट करना है। अब क्वांटम थ्योरी की हेल्प से अगर मैं ये ई डैश कैलकुलेट करूं तो कैसे होगा, तो इसके लिए कई सारे करेक्शन करे जाते हैं और हमें वेव फंक्शन की भी जरूरत होती है। तो पहले हम बात करते हैं वेव फंक्शन की, जिसकी हेल्प से हम एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच एटम के लिए वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है, एन एल एम एल होता है। मीन्स हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एन इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, मूथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एम एल क्या होता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी करेक्शन होता है वो कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे की हेल्प से। जब हम एच डैश की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी स्टेट पे निकालते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ एटम। स्टेट ऑफ एटम मीन्स स्टेट ऑफ एटम किस पे डिपेंड करती है, 3 क्वांटम नंबर पे। मीन्स ओवरऑल हमें क्या करना है, अगर मुझे एच डैश की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो पहले मुझे स्टेट भी डिसाइड करनी होगी कि किस स्टेट में मैं एनर्जी करेक्शन निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, तो अभी इसका मतलब मुझे ई डैश अलग अलग स्टेट पे अलग अलग मिल सकता है। तो पहले मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं एनर्जी करेक्शन जो ई डैश है किस स्टेट के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट हम करेंगे ग्राउंड स्टेट, एनर्जी करेक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी थ्योरी में, इसे हम कहेंगे एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, लेकिन अब ऑर्डर की भी बात करें, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब मुझे फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन चाहिए, क्योंकि एनर्जी करेक्शन के भी अपने ऑर्डर होते हैं। मींस जो ये फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का है। इनफैक्ट सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला कुछ अलग होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। थर्ड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला अलग होता है। मींस हम कौन सी ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन कर रहे हैं, तो हम किस ऑर्डर का करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन करना चाहते हैं। किस स्टेट में करना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हैं ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी चेंज हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं एक प्रॉपर हेडिंग बनाऊं ई डैश को कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एच। रीजन समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो
सबसे पहले एक बात बताऊं कि करेक्शन, जो एनर्जी करेक्शन होता है उसके अपने ऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर ही कैलकुलेट करना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट को हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट की थ्योरी बना रहे हैं। और हम किस स्टेट में कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमें एटम की कोई एक स्टेट चाहिए, और स्टेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वेव फंक्शन या क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं कौन सा क्वांटम नंबर का सेट लेना चाह रहा हूं, ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम का वेव फंक्शन लेके मैं एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो मैं मिटा दूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम क्या होती है, जब हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें हो, 1s1 स्टेट में हो। इस स्टेट में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में या एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो इसके लिए चारों क्वांटम मतलब तीनों क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, ml की वैल्यू 0 हो जाएगी। या एक तरह से मैं कहूं कि इस सेट के लिए वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट मीन्स ये जो वेव फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड स्टेट। दिस रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम। तो जब ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम के लिए हमने ये जो एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करेंगे किसके लिए, ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम के लिए। तो देखिए परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या आती है, तो जब हमने ई डैश की वैल्यू इस फॉर्मूले से यानी साई 100 एच डैश साई 100 को जब कैलकुलेट किया गया क्वांटम मैकेनिकली, तो इसकी वैल्यू 0 आई। इसका मतलब ये था कि जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ग्राउंड स्टेट में हम अगर एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसके अबाउट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मीन्स एनर्जी का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ई एन इक्वल टू ई एन नॉट दैट इज -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यानी अगर एटम ग्राउंड स्टेट में है और मैंने उस एटम के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है तो मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइन की कोई स्प्लिटिंग मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, ये बात ट्रू थी। ग्राउंड स्टेट में कोई स्पेक्ट्रल लाइन ना जनरेट होती है और ना ही क्या कहते हैं इमिट होती है, मतलब ना ही उनकी स्प्लिटिंग होती है। समझ रहे हो ना, मीन्स ग्राउंड स्टेट में अगर एटम को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट कर रखा है, सही से बोल नहीं पा रहा हूं क्या, कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एटम को रख रखा है और ये हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन में कोई स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम क्या था, 0 था। तो आप इसको नोट कर लो, मिटा दो। अब हमें क्या करना है, इस स्टेट में तो हमने देखा कि स्प्लिटिंग तो हुई नहीं स्पेक्ट्रल लाइन में, तो अब सेकंड केस हम लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट का ही लगाना है, बस हमें बस एटम की स्टेट को चेंज करना है। तो अब हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन रिएक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम। अब हमारी सेकेंड हेडिंग ये रहेगी। ठीक है, तो सेकेंड हेडिंग में हमें कौन सी स्टेट लेनी है, जब एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, या तो वो 2s1 में है या वो 2p1 में है।
इन दोनों के लिए ही अगर मैं कहूं कि n इक्वल टू 2 होता है, मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, जब एटम का इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से हायर एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एटम हुई। तो H एटम में कितने डीजनरेट लेवल है, तो डीजनरेट लेवल कहने का मतलब है जो इस स्टेट की जो डीजनरेसी होती है, मीन इस स्टेट में कितने वेव फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन को या उस एटम को रिप्रेजेंट करेंगे ये बताता है। तो फॉर एग्जांपल मैं जानता हूं n इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0 एंड 1। L इक्वल टू 0 के लिए ml की वैल्यू 0, L इक्वल टू 1 के लिए ml की वैल्यू 0 प्लस 1 एंड माइनस 1। दिखाई दे रहा है? कहने का मतलब क्या है कि मैंने बोला जो वेव फंक्शन होता है वो ये 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, n, l, ml। और मैंने बोला n इक्वल टू 2 के लिए l और ml की इतनी सारी वैल्यू आ रही है, मीन्स कितने वेव फंक्शन मुझे मिल गए। n इक्वल टू 2 लेवल के लिए इस एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 3 वेव फंक्शन है। कौन कौन से वेव फंक्शन है, एक जिसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाए, l की वैल्यू 0 हो जाए, ml की वैल्यू 0, एक तो ये। दूसरा वेव फंक्शन जिसके लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 और ml की वैल्यू 0 हो जाए। तीसरा वेव फंक्शन जिसके लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू प्लस 1 हो जाए। या एक ऐसा वेव फंक्शन जिसके लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू माइनस 1। या इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 0 0, 2 1 0, 2 1 1 और 2 1 माइनस 1। ये हमारी 3 स्टेट्स है, सॉरी ये हमारी 4 स्टेट है। ये हुई S स्टेट और ये आपकी 3p स्टेट हो गई, 3p स्टेट। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ठीक है। इसका मतलब मुझे अगर एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट करना है तो मेरे पास तो 4 वेव फंक्शन है। अब 4 वेव फंक्शन के लिए मुझे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो मैं मिटा दूं उसको, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं इनको अलग अलग नाम दूंगा। जैसे ये मेरे पास 4 वेव फंक्शन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एटम के 4 वेव फंक्शन है, तो मैं इसे U1 बोल देता हूं, इस वेव फंक्शन को U2 बोल देता हूं, इस वेव फंक्शन को U3 बोल देता हूं, इस वेव फंक्शन को U4 बोल देता हूं। ठीक है, नोट कर लो, लिखा दो। तो ये हमारे 4 वेव फंक्शन है जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एटम का इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक स्टेट में हो सकता है। बेटा तो जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है 4 डीजेनरेट स्टेट के लिए वो कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है। एनर्जी करेक्शन डैश जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है ml, उसका मॉड इक्वल टू 0। आप कहोगे ये कैसा फॉर्मूला है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट करता है, लेकिन वो केस जिसमें डीजनरेसी आती है। डीजनरेसी कहने का मतलब है एटम की एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 से ज्यादा वेव फंक्शन जब आते हैं तो उस केस में हम इस टाइप से या इस फॉर्मूले की हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूं क्या है। वेयर ई डैश इज द आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी करेक्शन, और जो ये H डैश Mn है ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H डैश इन डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये H डैश 1 में बोलूं तो इसका मतलब क्या है, ये U1 H डैश U1 स्टेट में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगा H11। फॉर एग्जाम्पल H21 डैश क्या हो गया, ये होगा U2 H डैश U1। इस कंडीशन में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो, या एक जनरल फॉर्मूला मैं बना दूं, HIJ डैश का फॉर्मूला हो जाएगा UI H डैश UJ। इस तरह से हम HMN को कैलकुलेट कर सकते हैं। और E डैश तो आइगन वैल्यू है, ये इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो E डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मिटा दो ठीक है। ये एक्चुअल में एक मैट्रिक्स एलिमेंट है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, देखो तो मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है, चलो चल जाएगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स एलिमेंट को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है। क्योंकि हमारे पास जो U1, U2, U3 और U4 4 एलिमेंट थे, इसलिए हमें जो मैट्रिक्स बन रही है वो 4x4 की बन रही है। तो E डैश ये हो जाएगा H11, ऐसी H12, H13, H14। ठीक है, सब में ये H की जगह डैश लगा देना ऊपर। ऐसे यहां पे हो जाएगा H21, H E डैश H22 डैश, H23 डैश, H24 डैश, H31, H32, ये सब में H में डैश लगा देना। ठीक है, E डैश H33 डैश, और ये हो जाएगा H34। ऐसे ही हो जाएगा H41, H42 सब में डैश, H43, और ये हो जाएगा E डैश H44 डैश। इस तरह से ये मैट्रिक्स और सबके एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं H डैश 14 क्या है, तो आप इसका मतलब है U1 H डैश U4। अब आपको पता है U1 क्या था, U1 था साई, U1 क्या था, साई 210 था। ठीक है, U1 यही था, सॉरी U1 था साई 00 और U4 था साई 21-1। ठीक है, तो आप H डैश 14 को कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, साई 200 H डैश साई 21-1। इन अब आपको पता है साई 200 का वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा, साई 21-1 का भी वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो इन वेव फंक्शन और H डैश की वैल्यू आपको पता है, इन सबको अप्लाई करके जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो H14 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इन सबका कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्या कैलकुलेट करके आया, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखो H11 डैश H11 डैश इक्वल टू H22 डैश इक्वल टू H33 डैश इक्वल टू H44 डैश, ये सब तो जीरो है। ठीक है, इनफैक्ट H31 इक्वल टू H32 इक्वल टू H41 इक्वल टू H42, ये डैश भी, इनको भी जब कैलकुलेट किया ये सब भी जीरो है। क्लियर हो गई बात, ये सारे एलिमेंट जीरो है। इनफैक्ट एक और H13 डैश, H14 डैश, H23 डैश, H24 डैश, ये भी जीरो है। इसका मतलब ये देखो,
को एग्जाम में बड़े आराम से लिख के आ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स एलिमेंट की तो वैल्यू 0 है। तो 0 है, इन सब की वैल्यू को अप्लाई कर दें। इसकी जो ये मैट्रिक्स एलिमेंट था इसको एक्सपेंड किया, इनमें से बहुत सारे की वैल्यू क्या आई, 0 आई। लेकिन जिनकी नॉन 0 आई वो क्या थे, H12 था, इसकी वैल्यू आई H12 की वैल्यू आई लिखी नहीं मैंने यार, ऐसे कैसे हो गया, मैंने कैसे नहीं लिखी। देख लेते हैं, ठीक है, मिल गई। क्या आई थी, H12 H21 की वैल्यू आई माइनस का 3a0e, इतनी है। ठीक है, यानी नॉन 0 एलिमेंट कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, बाकी सब 0 है। तो मैं मिटा दूं, ठीक है, ये सब मैं मिटा दूं। तो इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व किया गया तो रिजल्ट क्या आया, E डैश H12 डैश 0 0, H21 डैश E डैश 0 0 0 0 E डैश 0 0 0 0 E डैश। इस तरह से ये मैट्रिक्स एलिमेंट है। ठीक है, मैंने बता दी H12 और H21 की वैल्यू क्या थी। ठीक है, मिटा दूं। अब ये मैट्रिक्स एलिमेंट, जो ये मैट्रिक्स है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज इसमें दो छोटी छोटी मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स से हमें ये पता चला, ठीक है, तो हमें पता है ये जो वेव, ये किसके करस्पॉन्ड है, जो कहते हैं ये जितने भी एलिमेंट टर्म है, जो फर्स्ट ऊपर के दोनों है, ये जो सेट है, कहने का मतलब है ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है E डैश H12 डैश H21 डैश E डैश, ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये करस्पॉन्ड है U1 एंड U2 वेव फंक्शन के। ध्यान से देख लो, यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी ये U1 और U2 की हेल्प से निकलती थी। तो इसके वजह से जो एनर्जी आई है, यानी जो E डैश की वैल्यू है वो कितनी आई, माइनस का प्लस माइनस ई कितनी आई यहां से एनर्जी 3e ये आई 3e नॉट। ठीक है, इसका मतलब अगर इन दोनों वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एनर्जी करेक्शन निकालूं तो वो एनर्जी करेक्शन कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वेयर, आप लिख देना वेयर H12 डैश या H21 डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी तो कितनी आ रही थी, माइनस का 3a0 e। ठीक है, आगे पीछे मैंने लिख रखा है। और इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड, ये मैट्रिक्स वैसे किस वेव फंक्शन के लिए थी, E डैश 0 0 E डैश। ये मैट्रिक्स जो थी ये U3 एंड U4 स्टेट के लिए आई थी। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं अगर इलेक्ट्रॉन U1 या U2 स्टेट में है, ठीक है, U1 और U2 स्टेट में है तो उसकी एनर्जी में करेक्शन होगा अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और अगर इलेक्ट्रॉन U3 एंड U4 स्टेट में है तो उसमें उसकी एनर्जी में कोई करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में, मैं मिटा दूं, समझाता हूं क्या है। मीन्स आपको ये पता था कि n इक्वल टू जो 2 लेवल है, मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, एनर्जी करेक्शन का जो रिजल्ट है वो मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली। एनर्जी करेक्शन क्या कह रहा है कि E डैश कैलकुलेट हो रहा है प्लस माइनस 3a0 e किसके लिए, U1 एंड U2 स्टेट के लिए। बट
ये ई डैश की वैल्यू 0 है व्हेन इलेक्ट्रॉन किसमें हो, U3 या U4 में हो। ठीक है, इसका मतलब हम किस स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो n इक्वल टू 2 में, यानी n इक्वल टू 2 में आपको पता है 4 वेव फंक्शन है, यानी एक तरह से 4 डीजेनरेट लेवल है। इनको हम क्या कह सकते हैं, 4 डीजेनरेट लेवल, 4 डीजेनरेट लेवल्स, या एक तरह से एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। बट जैसे मैंने इन लेवल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ कि ये लेवल 3 लेवल में स्प्लिट हो गए। एक की एनर्जी कितनी चेंज हो गई, प्लस का 3A0 EE, और एक की एनर्जी में इतना ही चेंज निगेटिव का है, माइनस का 3A0 EE। या अगर मैं एटम की एनर्जी के टर्म में बोलूं तो यहां इस लेवल की एनर्जी कितनी होगी, En इक्वल टू En0 प्लस ई डैश हो गई, और इसकी एनर्जी क्या होगी, En इक्वल टू En0 माइनस का ई डैश। वेयर अगर मैं बोलूं कि वेयर हेयर ई डैश की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ कितनी है, 3AE, वेयर A0 क्या है, बोहर रेडियस। ठीक है, आप लिख देना वेयर A0 इक्वल टू बोहर रेडियस। ठीक है, इतना आप नोट करो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि क्वांटम थ्योरी की हेल्प से जब हमने एक परफेक्ट हैमिल्टोनियन एच डैश बनाया, और इस एच डैश की हेल्प से जब हमने एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट किया तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आए उसको देख के हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन एटम का, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एच एटम की बात कर रहे हैं। एच एटम का जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 स्टेट में है तो वहां पे हमें कोई एनर्जी करेक्शन ई डैश देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन n इक्वल टू जब 1, n इक्वल टू 2 स्टेट, यानी जब हाइड्रोजन एटम अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उस केस में हमारा जो एक एनर्जी लेवल होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। एक एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन n की वैल्यू आप 2 रखो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, En का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपको पता है, बता देता हूं। En नॉट का फॉर्मूला है 13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब क्योंकि n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स जो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एक एनर्जी लेवल है वो 3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, और वो एनर्जी लेवल क्या होते हैं, En इक्वल टू En0 प्लस ई डैश En0, और थर्ड क्या होता है, En इक्वल टू En0 माइनस ई डैश। अब मैंने बोला कि ये जो एनर्जी लेवल है वो किसके स्टेट के लिए होता है, U1 एंड U2 स्टेट के लिए, और ये भी U1 एंड U2 स्टेट के लिए। और जो ये बीच वाला जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल होता है, यानी जिसमें एनर्जी जिस एनर्जी में कोई करेक्शन नहीं होता है, उसके करस्पॉन्ड जो वेव फंक्शन था वो था U3 एंड U4। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं एनर्जी करेक्शन के फॉर्मूले की बात करूं तो इस केस में जो एनर्जी करेक्शन का जो फॉर्मूला निकल के आया वो था E इक्वल टू En0 माइनस का 3EA0। ठीक है, वेयर आपको पता है, वेयर ऐसे नहीं लिखते हैं, सीधे ई डैश की वैल्यू लिख देते हैं। तो ई डैश की वैल्यू कितनी आई, ई डैश की वैल्यू आई माइनस का 3E माइनस का 3E A0E।
ठीक है, एनर्जी करेक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी है। क्लियर हो गई बात? ठीक, इसको हम माइनस कर देते हैं, इसका मतलब जब ये माइनस माइनस ऐड होगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस बना देते हैं। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा और जब यहाँ पुट करोगे तो ये ओवरऑल ई एन नॉट माइनस तो निगेटिव आ जाएगा। ये एनर्जी करेक्शन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा ये आ रहा था कि ग्राउंड एनर्जी स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, हम किसके, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे तो ये रिजल्ट आ रहा है। क्या मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं कि मैं किसी भी स्टेट के लिए एनर्जी करेक्शन निकाल दूं? तो और भी स्टेट यानी n=3 के लिए भी हम ऐसे ही क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल में अगर एक किसी जनरल स्टेट के लिए बताऊं कि एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक जनरल स्टेट का एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला हम बना सकते हैं ई एन नॉट, E equal to E n naught minus 3 E A naught upon 2 और यहां हो जाएगा n L2 minus L1। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला कैसे है सर, ये भी बताओ। ठीक है, अगेन मैं बता दूं, ये सारे डेटा तो आप नोट करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी एनर्जी करेक्शन हमने किए तो उन सभी के फॉर्मूले को जब हमने एक रिसेंबल करके एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश की कि हम किसी भी एन स्टेट के लिए नंबर ऑफ लेवल स्प्लिटिंग अगर कैलकुलेट करना चाहे तो उसका एक जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा बना। अब ये फॉर्मूला और ये रिजल्ट मैच कर रहे हैं तभी तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला सही है। तो देखें ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, वो इन दोनों रिजल्ट पे अप्लाई करके पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अप्लाई करके देखें। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहले हमारे इस केस में सीधे लिख देता हूं, एनर्जी करेक्शन हमारा क्या आ रहा है, ई आर एफ सॉरी ई ए नॉट, एनर्जी करेक्शन आ रहा है हमारा 3 ई ए नॉट ई। ठीक है, इतना आ रहा है एनर्जी करेक्शन जब हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन n=2 लेवल के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है वो देखते हैं। पहले समझते हैं कि इसमें जो टर्म है वो क्या है। देखो, E तो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A है बोहर, A नॉट है बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और L1 और L2 और भी क्वांटम नंबर है, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। L1 है, L2 2 और मोर क्वांटम नंबर है, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ गए? तो आप एक्सप्लेन करें, तो मैं मिटा देता हूं, ये रिजल्ट आप अपने माइंड में रखना। हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट के लिए हमने क्या पहला रिजल्ट क्या आया था, ग्राउंड स्टेट यानी जब इलेक्ट्रॉन n=1 स्टेट में है तो उस केस में E डैश की वैल्यू हमारी 0 है। मीन्स यह E डैश की वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या है, अगर मैं कहूँ इस एक्सप्रेशन से आप E डैश का एक्सप्रेशन निकालो तो माइनस का 3a E नॉट E/2 n L2 माइनस L1, ये एक्सप्रेशन है E डैश का, एक जनरल एक्सप्रेशन है। तो अप्लाई करें। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो पता है, L1 और L2 की वैल्यू पता है। तो देखो, L1 की वैल्यू होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, n से एक कम ही होगी। ऐसी L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, ऐसी ये भी n से एक कम होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n=1 यानी ग्राउंड स्टेट के लिए L1 की वैल्यू पता करूं, ये भी 0 आएगी, बिकॉज ये 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती।
एक कम होगी तो 0, L2 की भी वैल्यू 0। तो एनर्जी करेक्शन निकालें तो एनर्जी करेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो माइनस का 3AE ए नॉट है, ठीक है, जहां जहां मैंने लिखा है ए नॉट है, ठीक है। ए नॉट इज द बोहर रेडियस बाई 2, एन की वैल्यू हो गई 1 और L2 और L1 की वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस 0, तो ये ओवरऑल 0 हुआ, यानी एनर्जी करेक्शन हमारा क्या निकल गया 0। चलो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारा ये फॉर्मूला प्रॉपर काम कर रहा है। एक बार देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की 3 वैल्यू आ रही थी, एक तो अनचेंज रह रही थी और 2 एक ज्यादा एनर्जी आ रही थी, एक कम एनर्जी आ रही थी, ऐसे 3 लेवल बन रहे थे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 2 के लिए हम E डैश कैलकुलेट करेंगे। तो n इक्वल टू 2 के लिए L1 की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड 1, बिकॉज n इक्वल टू 2 से एक कम हो सकती है तो 0 1 हो गई। L2 की भी वैल्यू हमारी 0 1 हो गई, ठीक है। तो अप्लाई करें तो हमारे यहाँ 4 केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं देखो, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। अगर मैं L1 और L2 की वैल्यू ऐसी रखूं तो E डैश क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ओवरऑल ये 0 ही रहेगा। ऐसी मैं L1 की वैल्यू 1 और L2 की भी वैल्यू 1 पुट करूं तो इस केस में भी ये फॉर्मूले में L1 और L2 की वैल्यू रखेंगे तो E डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी 2 स्टेट के लिए आपको पता है n इक्वल टू 2 स्टेट 4 फोल्ड डीजेनरेट है, यानी 4 लेवल है जिनकी एनर्जी सेम है। तो 4 में से दो एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट 2 और स्टेट हो गई जिनके लिए L1 की वैल्यू 0 और L2 की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो इसके लिए मेरा E डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ वैल्यू पुट करोगे n की वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3A0 बाई 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा L2 माइनस L1 यानी 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 ही हुआ, 2 से 2 कैंसिल, यानी E डैश इक्वल टू माइनस का 3A0 मीन्स फॉर्मूला काम कर रहा है और एग्जैक्टली काम कर रहा है। और ऐसी ये थर्ड स्टेट थी और फोर्थ स्टेट का क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू 1 और L2 की वैल्यू हो गई 0। तो इस केस में अगर आप E डैश कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा प्लस का 3A0 E। तो देखो एक्जेक्टली हमें वही मिल रहा है, इसका मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला है एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट करने का। तो आप ओवरऑल क्या कहोगे, ठीक है, आप समझ गए कि यानी ओवरऑल हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जो किसी भी स्टेट के लिए एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लो। तो आप लिख सकते हो हेंस व्हेन H like atoms placed in an external electric field, then energy of atom would be क्या हो जाएगी, En इक्वल टू En नॉट प्लस E डैश, वेयर E डैश की वैल्यू है माइनस का n माइनस का 3A0 E अपॉन 2n L2 माइनस L1। सबके बारे में वैसे बता दिया, लेकिन L2 और L1 के बारे में नहीं बताया, तो आप लिखोगे L2 एंड L1 आर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ किसके लिए,
स्टार्क इफेक्ट का जो एनर्जी करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता चली कि N2 लेवल तो 3 लेवल में स्प्लिट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और N1 लेवल बिल्कुल स्प्लिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो L अल्फा लाइन थी, वो 3 लाइन में स्प्लिट हो जाएगी। यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है, और यहां से हमें ये भी दिख रहा है जो एनर्जी की स्प्लिटिंग है, मींस जो E डैश है ये प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर ये E डैश है प्रोपोर्शनल है, मींस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो स्पेक्ट्रल लाइन में जो फ्रीक्वेंसी गैप होगा वो भी इस एनर्जी, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? देखो, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं, वही चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें बता देगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब आपको पता है चेंज इन एनर्जी की, अगर मैं कहूं E डैश एच न्यू है तो डेल्टा E डैश कितना हो जाएगा? लेवल में जो, सॉरी ये मैंने ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। E डैश की तो है ये, एक्चुअल में ये जो मैंने दिखाया है, ये जो शिफ्ट इन एनर्जी है ये E डैश है। ठीक है, तो E डैश मीन्स, E डैश को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं H डेल्टा न्यू। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स अगर एनर्जी में जो करेक्शन है वो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होगा वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर जो फोटोन है हमारा, अगर वो h न्यू है, तो जो इस फोटोन की एनर्जी में जो थोड़ा सा चेंज हुआ उसे हम h डेल्टा न्यू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का फोटोन कब, या ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन कब जनरेट हो रही थी? N2 से N1 लेवल में जनरेट हो रही थी, लेकिन एनर्जी करेक्शन हुआ तो थोड़ा सा जो एनर्जी शिफ्ट है उसे E डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं कहूं कि जो फोटोन की एनर्जी में जो थोड़ा सा चेंज हुआ वो E डैश कितना होगा? H डेल्टा न्यू के। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो जंप कुछ सिलेक्शन रूल फॉलो करता है। तो इस केस में जब हमने एटम को इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो कौन से सिलेक्शन रूल वो फॉलो करेगा, तो उस सिलेक्शन रूल के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल ले लेंगे। मिटाओ। तो यहां से हमें दिख गया कि एक स्पेक्ट्रल लाइन कैसे 2 से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है, या नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन ये स्प्लिटिंग में जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है वो कुछ सिलेक्शन रूल फॉलो करेंगी, और वो सिलेक्शन रूल हम कैसे निकाल सकते हैं? एक और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करके, ml क्वांटम नंबर। ये करेक्ट मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की तरह ही होगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, बट इसका एक्सप्रेशन कुछ अलग है। इसका एक्सप्रेशन होगा n माइनस L1 प्लस L2 माइनस 1। ठीक है, ये क्वांटम नंबर हमें सिलेक्शन रूल देगा जिससे हम ट्रांजिशन का पता कर सके, और ये डेल्टा ml की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 ही हो सकती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम सिलेक्शन रूल डेल्टा ml इक्वल टू 0 यूज करेंगे तो हमें 5 कंपोनेंट मिलेंगे, 5 कंपोनेंट्स। और अगर मैं डेल्टा ml इक्वल टू +1 प्लस माइनस 1 यूज करूंगा तो मुझे सिग्मा कंपोनेंट्स मिलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जानते हो ना सिग्मा कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, और सिग्मा कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी थ्योरी थी फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इसको नोट कर लो। अब मैं इस पे एक एग्जांपल करवाता हूं। तो जीमान इफेक्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। सो द
स्प्लिटिंग ऑफ एच अल्फा लाइन इन प्रेजेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एच अल्फा लाइन आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती है। तो हाइड्रोजन एटम की एच अल्फा लाइन तब जनरेट होती है जब n इक्वल टू 3 लेवल से n इक्वल टू 2 लेवल में जो एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है, तो हमें एच अल्फा लाइन मिलती है। अब हमने वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेवल की स्प्लिटिंग का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कैसे लेवल स्प्लिट होता है, E इक्वल टू माइनस का ई ए नॉट ई, सॉरी यहाँ पे 3 भी होगा, ठीक है, माइनस का 3/2, ये होगा n L2 माइनस L1, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे क्वांटम नंबर, ये पूरा का पूरा एक तरह से कांस्टेंट है। देखो ए नॉट बोहर रेडियस है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ई है, जो स्पेशल ई है, वो क्या है, आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी जो कांस्टेंट नहीं है या जो करेक्शन को डिसाइड कर रहे हैं वो ये n क्वांटम नंबर है, ये L2 क्वांटम नंबर है और एक L1 क्वांटम नंबर है। तो अगर मैं कहूं कि n इक्वल टू 3 के लिए L1 और L2 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो n इक्वल टू 3 लिखोगे, L2 क्वांटम नंबर की वैल्यू 210 हो जाएगी, ऐसी L1 की क्या हो जाएगी 210, ठीक है। अगर मैं L2 और L1 की वैल्यू रखना शुरू करूं तो मुझे मैक्सिमम एनर्जी करेक्शन कब मिलेगा, जब L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो मैक्सिमम एनर्जी करेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पे दिखाऊं कि L2 माइनस L1 दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब 2 हमें मिलेगा। तो एक लेवल हमें 2 का मिलेगा जिसके लिए L2 माइनस L1 की वैल्यू 2 होगी। ये कब मिलेगी वो भी देख लो। कंडीशन क्या है, 2 माइनस 0, एक ही कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरा मैं कहूं कि एनर्जी इससे कम कब मिलेगी, जब L2 माइनस L1 की वैल्यू क्या हो, 1 हो। और ये कब मिलेगा, जब 2 माइनस 1 हो या 1 माइनस 0, यानी इसकी 2 स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहां पे L2 की वैल्यू, L2 माइनस L1 की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो मैं इसकी वैल्यू कहां लिख रहा हूं, इस जगह पे लिख रहा हूं, ठीक है। L2 माइनस L1 की वैल्यू यहां लिख दे रहा हूं। तो ये इसके लिए L2 की प्लस 2 हो गई, इसके लिए प्लस 1 हो गई, ऐसी 0 भी हो सकती है। L2 माइनस L1 की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब 2 माइनस 2 हो, 0 हो, और जब 1 माइनस 1 हो तब भी 0 आ जाएगी, और जब 0 माइनस 0 हो तब भी 0 आ जाएगी, यानी 3 पॉसिबिलिटी है। तो यानी इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, तो यहां 0 भी पॉसिबल है। ध्यान से देखते रहना, ये सब आप नोट करते रहना, यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यू मेंशन है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एंड थर्ड कंडीशन ये है। सिमिलरली अगर हम देखें तो ऐसे ही मुझे क्या मिलेगा, -1 के लिए भी एक लेवल स्प्लिट हो जाएगा और -2 के लिए भी एक लेवल स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने ये तो देख लिया कि कितने लेवल में स्प्लिट हुआ है, लेकिन हमें क्या पता चलेगा। और ऐसी, सॉरी, अगर मैं ऐसी N2 के लिए अप्लाई करूं तो N2 के लिए मेरे पास 3 लेवल मिलेंगे, जिसके लिए L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 0 एंड -1, है ना। कैसे देख लो, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो L1 की वैल्यू होगी 0 एंड 1, L2 की वैल्यू होगी 0 एंड 1। तो L2 माइनस L1 की वैल्यू 1 होगी कब, जब 1 माइनस 0 होगा तब 1 होगी। L2 माइनस L1 की वैल्यू 0 होगी जब 1 माइनस 1 होगा तब 0 होगी। और थर्ड कंडीशन L2 माइनस L1 की वैल्यू -1 होगी जब ये 0 और ये -1 होगा, ये 1 हो जाएगा, L1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें 3
ये लेवल 3 लेवल में स्प्लिट हो गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज लेवल की स्प्लिटिंग इस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, L2 माइनस L1 पे डिपेंड करती है। बाकी अगर मैं कहूं कि लेवल की स्प्लिटिंग का ये टर्म है तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? n L2 माइनस L1, तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू इसके लिए 3 है तो ये हो जाएगा +6 +3 0 -3 -6। ऐसे ही मैं कहूं कि इसके लिए क्या हो जाएगा? n L2 माइनस L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा +2 0 -2। नोट कर लो फटाफट, मिटा दो, नोट कर लो ये सारी चीजें। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये देख चुके हैं कि कैसे लेवल की स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, अब कैसे स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो रही है उसके लिए मुझे चाहिए सिलेक्शन रूल। तो ये सब मैं मिटा दूं या नहीं मिटाते? ठीक है, अब सिलेक्शन रूल कैसे हमें मिलेंगे? सिलेक्शन रूल एमजे के टर्म में, यानी लेवल की स्प्लिटिंग हमें कैसे मिलेगी? सॉरी, स्पेक्ट्रल लाइन कब जनरेट हो जाएगी? जब किसी हायर एमएल से किसी लोअर एमएल पे एटम जंप करेगा। तो इसके लिए इन सब के लिए हम क्या करेंगे? एमएल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यही जो लेवल है इन्हीं को मैंने दिखाया है। ठीक है, तो एमएल का एक्सप्रेशन हमने देखा था, क्या था? एमएल का एक्सप्रेशन था, सॉरी इधर एमएल का सिलेक्शन रूल लिख देते हैं। डेल्टा एमएल की वैल्यू क्या है? 0 ± 1। एमएल का फॉर्मूला क्या था? n माइनस L1 प्लस L2 ब्रैकेट क्लोज -1। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इस लेवल के लिए आप ml की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ml की कैसे वैल्यू आएगी वो समझो। देखो ये 2 कब आया था? जब L1 की वैल्यू, देखो ये 2 का कैसे आया था? ऊपर वाले की बात करो, एक को दिखाऊंगा। L2 माइनस L1 की वैल्यू 2 आई थी। कैसे होगी? जब इस क्वांटम नंबर के लिए L2 की वैल्यू 2 और इसकी हम 0 पुट करें, तो यानी L2 की वैल्यू 2 है और L1 की वैल्यू 0 है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं L1 और L2 की, तो क्या आएगी? 3 माइनस 2 माइनस 1, यानी ओवरऑल ये क्या आ रहा है? 0 रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से हमें ये पता चला ml की वैल्यू आ गई 0। समझ में आ रहा है कैसे लिखी? ये जो L1 और L2 की वैल्यू हमें इस क्वांटम नंबर के लिए पता है, या इस स्टेट के लिए जो पता है उसको हमें यहां रखना है और ml की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाले के लिए L1 माइनस L2 की वैल्यू है +1, और ये कब आएगा? जब 2 माइनस 1 हो तब +1 आ जाएगा, जब 1 माइनस 0 हो तब भी +1 आ सकता है। यानी 2 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में L1 और L2 की वैल्यू कितनी है? 2 और 1 हो। ठीक है, तो इसको मैं मिटाऊं। इस फॉर्मूले से देखो, L2 की वैल्यू 2 है, L1 की वैल्यू 1 है, तो यहां पे n की वैल्यू तो हमें पता है इस लेवल के लिए 3 है, तो ये हो जाएगा -3 -1, यानी ये -1। ठीक है, क्लियर हो गई बात? 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अच्छा, दूसरी कंडीशन में L2 की वैल्यू 1 है और L1 की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल दोनों का सम क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ फॉर्मूले में L1 प्लस L2 का सम क्या हमें मिल रहा है? दूसरी कंडीशन में 1 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 -1 -1, यानी ओवरऑल +1। तो हमें ml की यहाँ 2 वैल्यू मिली, -1 है +1। सिमिलरली और हम कर सकते हैं, ये क्वांटम नंबर कब मिलेगा हमें? 0। L1 माइनस L2 की वैल्यू हमें 0 कब मिलेगी वो भी देख लेते हैं। देखो, L2 माइनस L1 की वैल्यू 0 मिल रही है अभी हमें, वो कब मिलेगी? जब 2 माइनस 2, जब 1 माइनस 1 और जब 0 माइनस 0। ये 3 कंडीशन है। तो इन तीनों ही कंडीशन में अगर मैं देखूं कि ml की वैल्यू कब क्या होगी, तो देखो एक कंडीशन में L1 L2 की वैल्यू 2 और 2 है, तो ml की वैल्यू में L1 प्लस L2 की वैल्यू इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी? L1 प्लस
L2 हो गई 2, इस कंडीशन में L1 प्लस L2 हो गई, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, और इस कंडीशन में L1 और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 की वैल्यू हो गई 0। तो पहली स्टेज में 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, यानी ये हो जाएगी -2। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में 3 माइनस 2 माइनस 1 यानी 0, और थर्ड कंडीशन में 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी प्लस का 2। तो यहां हमें 3 क्वांटम नंबर मिल रहे हैं, -2, 0 एंड +2। दिखाई दे रहा है कैसे कैलकुलेट किए मैंने? ठीक है। तो ऐसे ही हम इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 + 1 और ये 0। ऐसे ये क्या हो जाएगा, +1 के लिए यहां पे +1 -1, सॉरी यहां पे आपका 0 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वांटम नंबर के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो इस क्वांटम नंबर n = 2 के लिए L1 की वैल्यू 0 1 और L2 की वैल्यू भी 0 1। तो +1 कब आ सकता है, +1 सीधी सीधी अब मैं यहाँ पे मिटा दूं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो इस केस में देखो L2 माइनस L1 की वैल्यू +1 आ रही है। कैसे आ सकती है, जब 1 माइनस 0 हो, एक ही कंडीशन है, तो +1 आ सकती है। इसका मतलब L2 की वैल्यू 1 है और L1 की 0 है, यानी +1 है। L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में L1 प्लस L2 की वैल्यू हो गई +1। तो +1 के केस में यहां फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये दिखाई दे रहा है, इतना नीचे कैमरा है या नहीं है? ठीक, तो n की वैल्यू हो गई 2, L1 प्लस L2 की वैल्यू इस कंडीशन के लिए, जिसके लिए ये L1 माइनस L2 की वैल्यू +1 आ रही है, इसके लिए ये 1 -1 है, यानी 0। तो ये 0 है। अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू L1 माइनस L2 की वैल्यू अगर 0 है, तो ये कब पॉसिबल है, जब 0 माइनस 0 हो। तो L1 और L2 की वैल्यू इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये +1। एक और कंडीशन के लिए माइनस, इस कंडीशन के लिए भी तो 0 होगी। तो इस केस में L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम L1 और L2 की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगी -1। तो इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, +1 एंड -1 ml की वैल्यू, और इसके लिए अगेन 0 हो जाएगी। इस तरह से हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सब मिटा दो। कैसे मैंने ये क्वांटम नंबर कैलकुलेट किए मैंने आपको शो कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने सारे क्वांटम नंबर लिख दिए। अब स्पेक्ट्रल लाइन देख लेते हैं, तो मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन के लिए काफी लंबा स्पेस चाहिए, तो मैं लंबा स्पेस ले लेता हूं। तो सबसे पहले हम पाई कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। पाई कंपोनेंट कब आते हैं, आपको पता है, जब डेल्टा ml की वैल्यू होती है 0। मीन्स यहां पे भी ml का नंबर सेम होना चाहिए, और जहां स्पेक्ट्रल लाइन गिर रही है वहां पे भी ml का नंबर सेम होना चाहिए, तब हमें पाई कंपोनेंट मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले देख लेते हैं पाई कंपोनेंट कितने हैं। तो मैं इस साइड पाई कंपोनेंट दिखा देता हूं। तो देखो 0 से 0 में जो लाइन गई वो पाई कंपोनेंट गई, 1 गिनते रहना कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, फिर 2, ठीक है, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन 0 से 0 में, 3 4, ठीक है, ये 0 से 0 वाली लाइन हो गई। ठीक है, ऐसी 5, और ये कहां से, देखते रहना। हाँ, ये यहां से है, देखो ये +-1 से +-1 में, और ऐसी ये +-1 से +-1 में।
दिखाई दे रहा है? देखो यहां से +-1 से लाइन जंप की +-1 पे, और ऐसी ये भी +-1 से +-1, 6 लाइन हो गई, और ये 6 लाइन हो गई। ठीक, अभी 2 लाइनें और होंगी। ठीक है, हमने क्या किया, अच्छा हाँ एक लाइन हमने मिस कर दी। देखो यहाँ पे क्वांटम नंबर 0 है कि नहीं है, इसका मतलब एक क्वांटम नंबर इस लेवल के लिए 0 होगा, तो 0 से इस 0 में भी जा सकता है, और इसी 0 से इस 0 में भी जा सकता है। तो ये टोटल हमारे 8 पाई कंपोनेंट मिल गए। ठीक है, क्योंकि हमने सेम ml की वैल्यू सेम हो नीचे वाले ml से, तो हमारे जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होंगी वो पाई कंपोनेंट देंगी। अच्छा, सिग्मा कंपोनेंट की स्पेक्ट्रल लाइन देख लेते हैं। तो सिग्मा कंपोनेंट की अब आपको पता है +-1 दोनों केस के लिए, डेल्टा ml की वैल्यू +-1, यानी 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 का डिफरेंस कब हो जाएगा, जब ये 0 से +-1 पे जाएगी, जब ये वाले 0 से +-1 पे जाएगी स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, ऐसे ये +-1 से 0 पे जाएगी स्पेक्ट्रल लाइन, एक ये वाले 0 पे, एक ये वाले 0 पे। ऐसे इस +-1 से एक ये वाले 0 पे, एक ये वाले 0 पे। ठीक है, कितनी होगी, 3 and 3 6। अब एक और स्पेक्ट्रल लाइन होगी, अब वो कैसे होगी, ये +-2 से +-1 पे, तो एक का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारी 7 सिग्मा कंपोनेंट मिल गए। तो हमने इस तरह से देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। ओके बाय।